नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SR न्यूज पर, जहां मिलती हैं तेज और सटीक खबरें, वो भी आसान भाषा में। चाहे हो मौसम अपडेट, सरकारी फैसले या फिर वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती, हम लाते हैं सब कुछ आपके लिए। और अगली वीडियो में मिलेगा आपको आज का राशिफल, ताकि दिन शुरू हो सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे YouTube परिवार में अब 100 प्यारे लोग जुड़ चुके हैं। ये सिर्फ हमारे लिए एक नंबर नहीं, बल्कि 100 दिलों का प्यार है। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची और ताज़ा खबरें पहुंचाने का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं आज की हेडलाइन। बिहार वोटर लिस्ट विवाद, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग का जवाब। राहुल गांधी के वोटर फ्रॉड दावे पर चुनाव आयोग का पलटवार, मांगे सबूत। राजनाथ सिंह का अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना, कहा भारत की प्रगति कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली का कर्ज कितना है, केजरीवाल बनाम बीजेपी शासन में कितना कर्ज बढ़ा। ब्रिक्स का ट्रंप को जवाब, टैरिफ और डॉलर पर बड़ा कदम। बिहार, झारखंड और बंगाल में बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा। तो दोस्तों, आज है सोमवार, तारीख है 11 अगस्त 2025। आज के दिन की विशेषता ये है कि आज नेशनल सन्स एंड डॉटर्स डे है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की पहली खबर, जहां बेंगलोर में पीएम मोदी ने किया येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलोर में बहुप्रतीक्षित येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो लाइन शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने और लाखों लोगों की यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगी। 18.8 किलोमीटर लंबी यह लाइन आरवी रोड से बोमा संद्रा तक फैली है और इसमें करीब 16 स्टेशन हैं। इस परियोजना से न केवल बेंगलोर के दक्षिणी हिस्सों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यह ईंधन खपत को कम करेगी। उद्घाटन समारोह में पीएम ने स्थानीय लोगों से स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की भी अपील की। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया, लेकिन कुछ ने किराए और स्टेशन सुविधाओं पर सवाल भी उठाए। यह परियोजना बेंगलोर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अगली खबर, जहां बिहार वोटर लिस्ट में हुआ विवाद, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग का जवाब। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में कोई भी पात्र मतदाता बिना पूर्व सूचना के वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा। यह बयान 10 अगस्त 2025 को दाखिल हलफनामे में दिया गया। आयोग ने कहा कि विशेष गहन संशोधन के दौरान सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और गलत हटाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। 60.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने गणना फॉर्म जमा किए। आयोग ने राजनीतिक दलों को गुमशुदा मतदाताओं की सूची भी दी, ताकि नाम जोड़े जा सके। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एनजीओ ने आरोप लगाया कि 65 लाख नाम बिना पारदर्शिता के हटाए गए। आयोग ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को सुनवाई का मौका मिलेगा। अगली खबर, जहां राहुल गांधी के वोटर फ्रॉड दावे पर चुनाव आयोग का पलटवार आया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता धोखाधड़ी के ताज़ा दावे को खारिज किया है। राहुल ने दावा किया था कि 70 वर्षीय शकुन रानी ने फॉर्म 6 का दुरुपयोग कर 2 बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया और 2 बार वोट भी डाले। आयोग ने स्पष्ट किया कि शकुन रानी ने केवल 1 बार मतदान किया और राहुल द्वारा दिखाया गया दस्तावेज मतदान अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया। आयोग ने राहुल से सबूत मांगे और कहा कि बिना शपथ पत्र के दावे बेबुनियाद है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आयोग मिलकर चुनावों में हेरफेर कर रही है। बीजेपी ने इसे सियासी नाटक करार दिया है। इस विवाद ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर भी सवाल उठाए हैं। अगली खबर, जिसमें ईवीएम से गारंटी शुदा जीत, संजय राउत का सनसनीखेज दावा, उद्धव ठाकरे को भी ऑफर। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। राउत ने दावा किया कि शरद पवार की तरह जिन्होंने एमवीए को 160 सीटों की जीत का भरोसा दिया था, वही लोग उद्धव ठाकरे से 2 बार मिले और ईवीएम के जरिए जीत की गारंटी दी। राउत ने कहा कि कुछ लोग ईवीएम के दम पर सत्ता हासिल करने का दावा करते हैं। उन्होंने एमवीए की हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया और पुनः मतदान की मांग की। राउत ने ये भी कहा कि जनता का जनादेश चुराने वालों को देश माफ नहीं करेगा। इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी और विपक्ष ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है। आपको बता दें कि बिहार वोटर लिस्ट में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी है सफाई। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बिना पारदर्शिता के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आयोग से जवाब
मांगा, जिस पर निर्वाचन आयोग ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना नोटिस और सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट लिस्ट में नामों की गैर मौजूदगी का मतलब अंतिम तौर पर नाम हटाना नहीं है और सभी नागरिकों को अपने नाम शामिल करने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा। आयोग ने दावा किया कि वोटर सूची को सही और निष्पक्ष बनाने के लिए बूथ स्तर पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी। अगली खबर जहां राजनाथ सिंह का अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत पर आयात शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की। देहरादून में एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि कुछ लोग भारत की तेज प्रगति से जलन महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ताकत भारत के उदय को नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी रक्षा क्षेत्र इसका जीतता जागता उदाहरण है। सिंह ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों जैसे तेजस विमान और अर्जुन टैंक का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक ताकत किसी भी बाहरी दबाव को नाकाम कर देगी। इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी। अगली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक के सीईओ ने राहुल गांधी से मांगे दस्तावेज। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन दस्तावेजों को साझा करने को कहा कि जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक महिला ने 2 बार मतदान किया। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी के दावे की जांच के लिए उन्हें सबूत चाहिए। यह बयान तब आया जब राहुल ने कर्नाटक में चुनावी धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास 100% सबूत है कि चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की अनुमति दी है। निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के संशोधन पर भी सवाल उठाए। इस मामले में कांग्रेस अपनी राजनीतिक बैठक करेगी। अगली खबर में आपको बता दें कि नागपुर में मंदिर का गेट ढह गया। नागपुर के कारोड़ी देवी मंदिर परिसर में निर्माणाधीन गेट का हिस्सा अचानक ढहने से 17 मजदूर घायल हो गए। यह हादसा रविवार सुबह हुआ, जिसमें 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने का काम अभी जारी है और हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। प्रारंभिक जांच में निर्माण में लापरवाही की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों ने मंदिर प्रशासन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनके परिवारों को सहायता दी जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वाराणसी में मंदिर में लगी आग। वाराणसी के आत्मविश्वेश्वर मंदिर में रविवार सुबह आग लगने से 7 श्रद्धालु झुलस गए। यह हादसा पूजा के दौरान हुआ जब मंदिर में रखे दीपक से आग फैल गई। स्थानीय लोगों और पुजारियों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में बिजली की शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया। मंदिर प्रशासन को सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना ने मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं और स्थानीय लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर आप मंदिर या किसी और धार्मिक स्थल पर जाएं तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के कर्ज पर उठा है सवाल। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के कर्ज का मुद्दा आज सुर्खियों में है। सूत्रों के अनुसार एमसीडी पर वर्तमान में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो मुख्य रूप से कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बढ़ा। दिल्ली सरकार का कर्ज 2019 और 20 तक 34,766 करोड़ रुपए था, जो 2015-16 के 32,497 करोड़ से 7% अधिक। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल 2015 से 2024 में दिल्ली ने राजस्व अधिशेष बनाए रखा, क्योंकि पेंशन और पुलिस खर्च केंद्र वहन करता था। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ के नुकसान में डुबोया। 2025 में बीजेपी शासन के बाद कर्ज के आंकड़े स्पष्ट नहीं है, लेकिन एमसीडी का बजट 17,000 करोड़ रुपए है। क्या दिल्ली पर 2 लाख करोड़ का कर्ज है? क्या ये दावा गलत है? अगली खबर में बता दें कि दिल्ली में हुआ फिर से हादसा। खुली सीवर में गिरकर 2.5 साल के मासूम बच्चे की हुई मौत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गांव खेड़ा में खुर्द फुरनी रोड पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। 2.5 साल का मासूम खेलते समय खुली सीवर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को सुबह 11:15 बजे सूचना मिली। आईएनए पुलिस, दमकल विभाग, डीएफएस और एमसीडी कर्मचारियों ने बचाव अभियान चलाया, लेकिन बच्चे को अस्पताल में मृत घोषित कर
दिया गया। विपक्ष ने इस हादसे पर दिल्ली सरकार और एमसीडी पर तीखा हमला बोला और इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा भी बताया। आप और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। स्थानीय निवासियों ने खुली सीवरों को ढकने की मांग की है। यह हादसा दिल्ली के बुनियादी ढांचे की खामियों को भी उजागर करता है। तो दोस्तों, इस हादसे से सीख लेते हुए हमें अपने आसपास भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगली खबर, जहां दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने ली एक की जान। दिल्ली के मदर टेरेसा रोड पर रविवार को एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को टक्कर मार, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरा अभी घायल है। यह हादसा 11 मूर्ति के पास हुआ। दिल्ली पुलिस ने बताया कि गाड़ी का मालिक अंकित अदनानी है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है और गाड़ी उसका दोस्त आशीष चला रहा था। आशीष धौला कुआं से शकरपुर की ओर जा रहा था। पुलिस ने आशीष को हिरासत में लिया है और उसका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। गाड़ी में शराब की बोतल भी मिली है, जिसकी फोरेंसिक जांच अभी जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि हादसे में शराब की भूमिका थी या नहीं। पुलिस मामले की गहन जांच अभी कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां इराक में क्लोरीन गैस रिसाव से 600 से अधिक तीर्थयात्री अस्पताल में भर्ती हुए। इराक के नजफ और करबला के बीच तीर्थ यात्रा के दौरान क्लोरीन गैस रिसाव से 600 से अधिक तीर्थयात्री प्रभावित हुए। यह हादसा शनिवार रात एक जल शोधन स्टेशन में हुआ, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें आई। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 621 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई। सभी की हालत अभी स्थिर है। यह घटना शिया तीर्थयात्रियों के अरबाइन पर्व के दौरान हुआ, जो इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। सुरक्षा बलों ने बताया कि रिसाव करबला और नजफ मार्ग पर हुआ। इराक का बुनियादी ढांचा समस्याओं और सुरक्षा मानकों की कमी से इस हादसे को और गंभीर बना देता है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर, जहां ब्रिक्स का ट्रंप को जवाब दिया गया है। ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमलों को जवाब देने के लिए एकजुटता दिखाई है। ट्रंप ने भारत, रूस, चीन और ब्राजील पर 50% टैरिफ बढ़ाई और ब्रिक्स को अमेरिकी विरोधी करार दिया। जवाब में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ब्राजील के लूला डा सिल्वा से बात की। ब्रिक्स देश यूएस डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स पे और वैकल्पिक मुद्रा पर विचार कर रहे हैं। भारत ने साफ किया कि वह डॉलर विरोधी नहीं, बल्कि वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था चाहता है। ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी नीति को ब्रिक्स की रणनीति के खिलाफ देखा जा रहा है। यह गठबंधन वैश्विक दक्षिण की ताकत को मजबूत कर रहा है। अब आपको बता दें कि गाजा में लगातार बढ़ रही है भूखमरी। गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, जहां इजरायली सुरक्षा घेराबंदी के बीच खाद्य संकट के कारण भूख से मरने वालों की संख्या 217 पहुंच चुकी है, जिनमें से 100 से अधिक बच्चे शामिल हैं। हाल ही में इजरायली फोर्सेज ने सहायता की मांग करने वाले कई लोगों पर गोलीबारी भी की, जिससे सैकड़ों घायल और कई मारे गए। संघर्ष के कारण गाजा की बुनियादी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र और अनेक मानवाधिकार संगठनों ने तत्काल मानवीय सहायता की मांग की है। इस बीच इजरायल ने सीमित सहायता की आपूर्ति के लिए हवाई सहायता अभियान शुरू किया है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना जा रहा। गाजा शहर की पूरी तरह से सैन्य अधिग्रहण की योजना भी विवादास्पद बनी हुई है, जिससे यहाँ रहने वालों के विस्थापन का खतरा भी बना हुआ है। वैश्विक समुदाय संघर्ष समाप्ति और मानवीय राहत पहुँचाने के लिए दबाव बना रहा है, क्योंकि गाजा के लोग भूखे और असहाय स्थिति में हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं मौसम का हाल। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान पर। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने यमुना नदी के जलस्तर को तेजी से बढ़ा दिया है, जो अब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। नदी के निचले इलाकों में पानी भी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। जल भराव के कारण कई सड़कों पर यातायात अभी ठप है और पानी घरों में घुसने भी लगा है। राहत एवं बचाव दल सक्रिय हो गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हो रही लगातार भारी बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा किए हैं। बांद्रा, चित्रकूट, हरदोई और आसपास के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे गांवों और खेतों में पानी भरा हुआ है। प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जारी है। राहत शिविरों में पीने का पानी, भोजन और दवाइयों की व्यवस्था जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में तैनात हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दिनों तक अतिवृष्टि की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आसपास के इलाकों में अगले 10 दिनों तक भारी बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। लगातार बारिश से कई नदियां और जलाशयों का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना है,
जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्य सरकारों ने सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राहत एवं बचाव दलों को पहले से ही संभावित प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। बिजली आपूर्ति, सड़क संपर्क और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास तेज किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों से सावधानी बरतने और नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील भी की गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से तटीय इलाकों में तेज हवाओं और समुद्री लहरों से सावधान रहने को कहा है। अगली खबर, जहां बिहार, झारखंड और बंगाल में बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों के कई गांव जलमग्न हो गए। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का अभियान शुरू किया है। कई जगहों पर सड़क संपर्क टूटने से राहत सामग्री पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। किसानों की फसलें पानी में डूब गयी है, जिससे आर्थिक नुकसान का अंदेशा है। NDRF और स्थानीय पुलिस मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में बारिश जारी रह सकती है, जिससे बाढ़ का संकट और गहरा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम अपडेट्स और बाकी अहम खबरें। आपको कौन सी खबर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसा न्यूज की अगली ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ऐसा न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।